सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। भाई साहब सच में इजी चैप्टर है। बच्चे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट से डर लगता है, मोल कॉन्सेप्ट खतरनाक है, समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता। और यकीन मानो सबसे इजी चैप्टर मेरे को यही लगता है। इससे इजी मेरे को मुझे कोई चैप्टर लगता ही नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप, मैं बोलता हूं कि भाई इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में ये सब चीजें हम नहीं पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, ग्राम क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, हम वो नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, वही पढ़ना ही चाहिए फिलहाल, क्योंकि 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है, किलोग्राम क्या है, मीटर क्या है। तो बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एएमयू को समझना। अब तुम बोलोगे अरे एएमयू क्या होता है, एएमयू क्या होता है? अरे एएमयू क्या होता है, इसको पहले खोलेंगे तभी तो पता लगेगा। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब एक बच्चा जो अभी अभी अस्पताल में पैदा हुआ है, जस्ट अभी अभी, वो भी समझ जाएगा, लिखा हुआ है एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हो गया, समझना, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है कि एटम के मास का यूनिट, एटम के मास का यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, यानी ये एटम के मास का यूनिट है सर। हाँ भाई, ये है एटम के मास का यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ऑक्सीजन, और हम कहते हैं भैया यह है 16 AMU, मतलब ये एटम के 16 AMU। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, हम बोलते हैं भाई कि हमारे पास ना मान लो आम है, आम, तो हम बोलते हैं भाई 12 kg। तो kg क्या है, मास की यूनिट। वैसे ही एटम के मास की यूनिट को हम बोलते हैं AMU। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात, बहुत सिंपल सी बात, कि सर जैसे हम लिखते हैं 12 kg, तो kg की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे kg की वैल्यू होती है 1000, सबको पता है तो कि kg की वैल्यू होती है 1000। तो सर यहां पर AMU की भी कुछ वैल्यू होगी क्या? हाँ, तो यहां पर AMU की वैल्यू होती है, AMU की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। क्या बात है। तो सर पहला टॉपिक आप कह रहे हैं सर, वेरी फर्स्ट टॉपिक हमें AMU समझना था। सर AMU का ये मतलब होता है, समझा दिया आपने, बहुत बढ़िया सर। अच्छा ये बताओ, ये हो गया ना। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक ये है कि AMU को कहां से लाए, ये वैल्यू को हम कहां से लाए। तो इस वैल्यू कहां से लाया गया? देखो, अगर हम AMU की बात करें, 1 AMU, अगर हम 1 AMU की बात करें तो क्या किया गया, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम को 12 से डिवाइड किया गया। यानी हमने कार्बन 12 एटम को लिया और कार्बन के 12 एटम को, मतलब कार्बन के एटम को लिया, उसको 12 से डिवाइड किया, और 12 से डिवाइड करने के बाद हमें मिला था, क्या मिला था हमें? 1.6 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। यानी कि सर अगर एग्जाम में आ गया कि AMU क्या होता है तो हम क्या लिखेंगे? आप ये लिख के आएंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। समझ में आया? तो एग्जाम के लिए इतना ही लिखना है, और AMU क्या होता है वो समझना है। भाई एटम के मास का यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। सर AMU की वैल्यू कितनी होती है? तो 1.6 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। सर ये वैल्यू कहां से आया, हम कहां से निकाले इस वैल्यू को? तो हमने कुछ नहीं है किया, कार्बन का मास लिया, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज 1/12। इसको हम 1/12 लिख सकते हैं ऐसे कि भाई ये कुछ नहीं था, ये था 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सेम टू सेम लिख के आओ, एक नंबर नहीं कटेगा। और पहली बात तो एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं। सोचो 11वीं क्लास के बच्चे से वैसे पूछेगा डिफाइन AMU, नहीं, वो तुमसे पूछेंगे न्यूमेरिकल, वो तुमसे पूछेंगे एप्लीकेशन, वो तुमसे गजब गजब की बातें पूछेंगे। ये तो यार ये सब कोई नहीं पूछता है। फटाफट नोट करो, फिर फटाफट धूम मचाते हैं। जब एक बार हम AMU को समझ लेते हैं तो AMU को समझने के बाद ना गजब की बात है, पता क्या? AMU को समझने के बाद हमें समझना होता है ग्राम को। ग्राम, सर ये ग्राम क्या है समझ नहीं आया, मुझे समझा रहा हूं। जैसे हमने कहा यार 16 ग्राम, हमने ग्राम लिख दिया, हमने कहा भैया ये तो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। तो सर अभी आपने कहा था कि ऑक्सीजन का 16 AMU होता है, तो ये सर पंगा क्लियर करो कि AMU की ग्राम। तो भैया हम कह रहे दोनों ही, किसी का मन किया AMU में नापने का, तो किसी का मन किया ऑक्सीजन को ग्राम में नापने का। सर ये दोनों में फिर फर्क क्या है? दोनों ही मास है, पर AMU हमेशा एक का बताएगा, एक का बताएगा, ये खास बात है। AMU हमेशा एक का बताता है, और जो ग्राम है, ग्राम वो बताता है बहुत सारे, करोड़ों अरबों खरबों नरबों मरबों, बहुत सारे पार्टिकल्स का। 0.623 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, ये इतने सारे पार्टिकल्स का बताता है। जैसे हमने कहा हमारे पास ऑक्सीजन है 16 ग्राम है, चलो 16 ग्राम तो बहुत होता है। 16 ग्राम का मतलब ये हो गया कि मान लो 8 अंगूर, 16 ग्राम को फील करो ना, कितना है वो? 8-10 अंगूर के बराबर है। और 8-10 अंगूर में कितने सारे पार्टिकल हो सकते हैं? बहुत सारे। लेकिन AMU एक का बताएगा। हमने कह दिया कि भाई 16 AMU, इसका मतलब है कि यहां पर एक ऑक्सीजन का पार्टिकल है, और हमने कह दिया 16 ग्राम,
इसका मतलब है ऑक्सीजन के बहुत सारे पार्टिकल है, ऐसे करोड़ों लाखों पार्टिकल है, और उन पार्टिकल्स को अगर हम काउंट करेंगे तो इसके बराबर आएगा। इस नंबर को स्पेशल नाम दिया गया है एवोगैड्रो नंबर। ये आपने बचपन में देखा होगा, है ना? अगर बचपन में अगर सही चीज देखी होगी तो यही देखी होगी, एवोगैड्रो नंबर। इसको एवोगैड्रो नंबर देते हैं, और इसके लिए सिंबल भी यूज करते हैं, हम कहते हैं Na। Na या स्मॉल ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो बड़ा ए ही लिखते हैं, Na। ठीक है, तो इस नंबर को स्पेशल सिंबल भी दिया गया, यानी कि Na का मतलब क्या है? Na का मतलब है 6.023 10 की पावर 23। तो सर AMU का मतलब हम समझ गए, ग्राम का मतलब भी समझ गए। अब बताओ आगे क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, आगे बताएंगे, इसे नोट करो, फिर आगे बताएंगे क्या पढ़ना है। ठीक है, जब हम ये पढ़ लेते हैं ना, तो अगला हमें पता क्या पढ़ना होता है? बहुत सिंपल सिंपल, अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम ग्राम में और इसमें फर्क समझ लेते हैं तो हमें छोटी छोटी बातें पढ़नी होती है, जैसे कि भाई किसी का मॉलिक्यूलर मास बताओ। भाई मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे ये बता दो, कैसे बता दो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते? कुछ नहीं करना, पहले कुछ बेसिक याद कर लो। क्या याद कर लो? जैसे भाई हाइड्रोजन का 1 होता है ना, कार्बन का 12 होता है, ये मासेस बता रहा हूँ, मासेस, ये मास नंबर है इनका, मासेस। ठीक है, कार्बन का 1, सॉरी हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14। कुछ बातें याद कर लें, जैसे सोडियम का 23.5, मतलब जो फेमस है उनका तो याद होना चाहिए। जैसे क्लोरीन है तो इसका 35.5, है ना? कुछ कुछ फेमस का याद करना, ये आपको 9th में याद करवाया होगा, है ना? नहीं भी करवाया तो हमें कम से कम कुछ फेमस का तो पता ही होना चाहिए। सोडियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, और जो भी आएगा इन फ्यूचर हम याद कर लेंगे। अगर याद नहीं भी करोगे तो एग्जाम में वो लिख के देंगे, वो बोलेंगे भाई क्वेश्चन के नीचे लिख के देंगे कि इसका इतना होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? मान लो मुझसे किसी ने कहा कि भाई मेरे को इसका निकालना है, मुझे किसी ने लिख दिया H2O और बोला H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो कई लोग ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखो समझना बड़ी आसान है। वो कहेंगे कि भाई देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो लिख देंगे 16 AMU। जब वो 16 AMU लिखेंगे तो आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि ये एक पानी का मास है, यानी 18, आई एम सो सॉरी, हमसे गलती हो गई, 16 2 18, सुबह सुबह आज लगा थोड़ा। ठीक है, देखो तो ये 18 AMU अगर कोई लिख दे तो समझ जाना कि भैया एक पानी की बात कर रहा है, ये एक पानी का H2O है, ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, उसकी बात कर रहा है। अब किसी ने मन किया कि भाई हमने 2 + 16, लेकिन हम क्या लिखेंगे बताओ? 18 ग्राम। तो आप समझ जाना कि एक की नहीं बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है? ये बहुत सारे करोड़ों अरबों पार्टिकल की बात कर रहा है, और इसकी काउंटिंग होती है 6.023 10 की पावर 23। इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? इस वाले को, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास में, मतलब मॉलिक्यूलर मास तो दोनों एक प्रकार से इसका, इस वाले को स्पेशली, ये जो ग्राम वाला है ग्राम, इस ग्राम वाले को स्पेशल नाम दिया गया, इस ग्राम वाले को स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया है सर ग्राम वाले को? तो ग्राम वाले को नाम दिया है मोलर मास। मोलर मास, या इसका एक और नाम रखा गया है, एक मोल का मास। क्या रखा गया है? एक मोल का मास, इसका एक और नाम पड़ जाता है, ये एक मोल मास, एक मोल का मास है। मेरी बात समझे? तो इसका ग्राम वाले का स्पेशल नाम क्या बताओ? मोलर, है मोलर, मोलर मास या फिर एक मोल का मास। तो बातों में फर्क समझ पा रहे हो? फटाफट नोट करो, भी मोल फोल सब पे आएंगे धीरे धीरे। मोल का मतलब बताऊंगा क्या होता है, ठीक है? स्पेशल नाम है, फटाफट नोट करो, धूम मचाना है। तो कैलकुलेट द, देखो कैलकुलेट द, एक क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी, क्रेडिट गोस टू एनसीईआरटी। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने C6H12O6। क्या बात है? C6H12O6 कार्बन का, कार्बन कितना होता है कार्बन का? बताया था मैंने, एक कार्बन का 12, बहुत बढ़िया, 12 × 6, एक हाइड्रोजन का 1 × 12, 12 है तो 12 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 × 6, सबको जोड़ोगे 180 आएगा। अब तुम्हारे ऊपर है क्या लिखना चाहते हो? 180 AMU लिखोगे तो क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा एक ग्लूकोज का मास। लेकिन अगर मैं ग्राम लिख दूं तो क्या होगा बताओ मुझे? ग्राम लिखूंगा तो अरबों खरबों करोड़ों का मास, क्योंकि ग्राम मतलब भारी, भारी मतलब ज्यादा। नहीं, आपकी मर्जी, आप AMU लिख दो, ग्राम लिख दो, ग्राम का मतलब हो जाएगा एक मोल का मास। ठीक है, ग्राम का मतलब हो जाएगा एक मोल का मास, मोलर मास। ठीक है, नहीं AMU का मतलब एक मोल नहीं होता, AMU का मतलब होता है एक पार्टिकल का। मोल में और पार्टिकल में फर्क है ना, देखो क्लियर फर्क है। अगर आपको पता ना हो तो मैंने दिखाया है, क्लियर फर्क है। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेना खुद से, कंफ्यूजन दूर कर लो। क्या दूर कर लो? AMU का मतलब होता है एक पार्टिकल का मास, और मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, और इसी को मोल कहते हैं। देखो ये दिख रहा है एवोगैड्रो नंबर, इसका मतलब ये है, इसको मोल भी कहते हैं प्यार से। इसका एक और नाम क्या है? एवोगैड्रो नंबर, और इसको मोल भी कहते हैं, इसको मोल भी कहते हैं, मोल। समझे? तो मोल का मतलब, एक मोल का मतलब पता क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल, इसको हमने मोल कह दिया है। जैसे हम कहते हैं ना 1 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम है, वैसे एक मोल में इतने सारे पार्टिकल है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक मोल का मतलब एक नहीं है, एक मोल का मतलब ही करोड़ों है।
तो एक मोल का मतलब ही करोड़ों होता है। तो क्वेश्चन कर लो, फिर आगे बढ़ते, कंफ्यूज नहीं होना है। सो अभी हम जो देखने जा रहे हैं उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही फेमस है, पता नहीं लोगों की जान खा रखी। कहता है हम बहुत टफ है। मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि हम बहुत टफ है। अच्छा, तुम बहुत टफ है। अच्छा, आइए हम इसको इजी कर देंगे। देखो, मोल कुछ नहीं होता भाई। मोल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बचपन में कहते थे ना कि भैया हमें 2 चम्मच चीनी डाल दो, तो 2 चम्मच चीनी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वैसे आज की दुनिया में हम बोलेंगे 2 मोल्स चीनी। समझो, मैं कहता हूं 2 चम्मच 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 2 चम्मच चीनी, दैट इज, ये हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। वैसे हम बोल देते हैं 2 मोल चीनी, मतलब ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो मोल कुछ नहीं होता भैया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। और इस मोल का एक मतलब तो हम जानते हैं। एक मोल का मतलब हम जानते हैं, एक मोल का मतलब होता है 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यानी मैं आपसे कहता हूं मैं 1 मोल चीनी लूंगा, मेरे चाय के अंदर 1 मोल चीनी होना चाहिए, तो मेरे चाय के अंदर इतने सारे पार्टिकल होने चाहिए, इतने सारे चीनी के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, चीनी के पार्टिकल्स होने चाहिए। तो 1 मोल का ये मतलब होता है, ठीक है। वैसे ही मोल्स के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो देखो, हम कैसे मोल्स निकालेंगे, हम ये मोल निकालते कैसे हैं? तो देखो, अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो, कभी भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो, तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले। पहला ये होता है कि मास जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन में मास दिया होगा, करवाऊंगा क्वेश्चन, उसको काउंटिंग मास से डिवाइड कर दो। अब तुम बोलोगे सर काउंटिंग मास क्या होता है? काउंटिंग मास को बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, देखो समझाऊंगा बाद में। मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास समझते हो ना, बताया मैंने, मोलर मास बता दूंगा बढ़िया से। को मोलर मास, या फिर इसको बोल सकते हो आप काउंटिंग मास, काउंटिंग मास ऑफ वन, काउंटिंग मास ऑफ वन। समझा रहा हूं, देखो समझा रहा हूं, बढ़िया से समझा रहा हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा यार क्वेश्चन ये है 32 ग्राम CH4, कहीं पर 32 ग्राम CH4। मैंने कहा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। भैया इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाओ मुझे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तुमने कहा अरे मेरे चश्मिश मास्टर ने ग्रीन कुर्ते मास्टर ने कहा था कि भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो ऊपर लिख दो मास। क्या लिख दो ऊपर? मास। क्या बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं स्मॉल एन लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, ऊपर लिख दो मास। तो मास कितना देगा क्वेश्चन में? 32। जो भी क्वेश्चन में मास दिया 32 ऊपर लिख दिया, ठीक है सर 32 ऊपर लिख दिया। अब क्या करूं सर? कुछ भी नहीं करना है, मोलर मास, या फिर कह सकते हो काउंटिंग मास ऑफ वन। एक CH4 लिख लो बगल में, कहीं पर लिख लो CH4, एक ही CH4 लेना है, पूरा एक ही है ना, एक ही है। अब इसको काउंट करो। काउंटिंग मोलर मास का मतलब है काउंटिंग मास ऑफ वन। तो कार्बन का होता है कितना? 12, हाइड्रोजन कितना होता है? 4, तो 12 4 16। तो हम कहेंगे भैया एन आ गया हमारा 2, तो हमारा आंसर हो गया 2 मोल्स। तो ऐसे मोल्स निकालना है गजब तरीके से। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताऊंगा मोल्स के ऊपर, इसे फटाफट नोट कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कर लो। यहां पर ये हो गया, तो अभी क्वेश्चन बताऊंगा बाद में, पहले एक और छोटी सी बात। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला हमारी जेब में लगा हाथ, चलो इधर ही लिखना चाहिए मुझे, मैं इसको मिटा रहा हूं, सारे फॉर्मूले को मैं एक साथ ही लिखूंगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स का। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है ना मेरी जेब में, वो बड़ा आसान है। वो कहता है भैया ऊपर लिख दो तुम नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी तुम्हारे पार्टिकल्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी ऊपर लिख दो, नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23, बस। और यहां से आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। एक और बोला गया यार नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? बोला गया ऊपर लिखो वॉल्यूम, नीचे लिखो 22.4। कुछ लोग कहते हैं कि 22.7 हो चुका है, अब कोई बात नहीं, मैं 22.4 लीटर ले रहा हूं। और ये गैस के लिए होता है एट एसटीपी पे गैस के लिए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने नंबर ऑफ मोल्स ले लिया। नंबर ऑफ मोल्स के हमारे पास तीनों फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ये दोनों यूज होते हैं। ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं। पल तो ये यूज होता है, कभी कभी ये यूज होता है। अब तो मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक स्टोरी, ट्रिक, गजब की ट्रिक बताऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे वाह भाई वाह। ट्रिक ये है कि ये भी नंबर देखो, तीनों फॉर्मूले को देखो, तीनों ही नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले। तो हमने कह दिया भैया नंबर ऑफ मोल्स तीनों ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m अपॉन में काउंटिंग मास, m अपॉन में mc, m अपॉन में mc इक्वल टू ये नंबर ऑफ पार्टिकल है n अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। याद है आपको? इसको n बोल रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल को, n है मतलब एवोगैड्रो नंबर, और इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4। ये तीनों ही नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले हैं। यानी कि यहां से हमें क्या पता लगता है कि ये सभी आपस में इक्वल होंगे। ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है, ये वाली पूरी वैल्यू इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर, मतलब ये आपस में बराबर है, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक क्या रखना, कभी भी आपसे कोई कहता है मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है,
नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब जैसे एटम निकालना है, मान लो मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना है, पार्टिकल और एटम एक ही बात हो गया ना। अगर मुझे मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, ए एम यू लिखा हो, ये ट्रिक समझ लेना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो ए एम यू से, किससे निकालना हो, ए एम यू से, या फिर यू से निकालना हो, यू से, तो ऊपर लिखना होता है जो भी मास दिया हो और नीचे एक का मास, एक का मास, ये रखना है। ये एक्स्ट्रा ट्रिक बता रहा हूं और इन सबको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, धूम मचा देंगे। अभी हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, धूम मचा देंगे, नोट कर लो फटाफट, धूम मचा देंगे। एक का मास क्या है समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन में लगाऊंगा, अभी बस वेट करो। अगर एएमयू दिया हो या यू दिया हो और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो मास अपॉन में एक का मास, ठीक है, बता दूंगा बढ़िया से। बाकी ये नोट करो, इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, टेंशन लेना, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, यानी हमसे ये नंबर ऑफ एटम बोल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बोल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बोल रहा है, पार्टिकल। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, जिसमें हाथ रख दो आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल दिया पूछ रहा है हमसे, और क्वेश्चन है फर्स्ट ये मोल फोल। ये अब समझो, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है 52 मोल्स, समझना मेरी बात को, 52 मोल्स, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। और टारगेट क्या है, टारगेट है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मैं ये सोचूंगा, तूने भाई मुझे मोल दिया हुआ है और मुझसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं बताओ। तूने मुझे मोल दिया है और तू नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, तो मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। देखो गिवन क्या, देखो 52 मोल्स क्या गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, याद करो, n बाई 6.023 10 की पावर 23, जहां n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मुझसे वो मोल देके पार्टिकल पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। याद है आप लोगों को ये फॉर्मूला। अब मोल कितना दिया, मोल 52, नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे निकालना है और ये वैल्यू है 6.023 10 की पावर 23। तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, इसको लूंगा यहां पर फेंक दूंगा, तो 52 इंटू 6.023 10 की पावर 23 इज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो पहला क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दिल से देखो दूसरे क्वेश्चन को। अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखते हो दोस्तों, तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 52 यू ऑफ हीलियम, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निकालना तो अभी भी नंबर ऑफ एटम है, अभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, पर उसने क्या दिया है 52 यू। और मैंने कहा था जब भी कहीं पर एएमयू दिया हो या फिर यू दिया हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं बताओ, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, मास अपॉन में एक का मास, मास अपॉन में एक का मास। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स जो निकल के आएगा वो कितना निकल गया, मास कितना भैया, मास है 52 यू, और एक का मास किसे निकालेंगे, हीलियम। एक हीलियम एटम का मास कैसा होगा, तो देखो हीलियम का होता है 4, अगर किसी को नहीं पता है तो देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, ठीक है, मास होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो ये याद होना चाहिए यार, हीलियम का 4 होता है, तो ये यू लिखा है यू, तो 13 तो आंसर आ जाएगा 13 एटम्स, कितने आएंगे 13। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, एग्जाम में आता है ये। तो जब यू दिया हो तो ऐसे निकालते हैं, मास अपन में एक का मास, और ये हीलियम का 4 होता है एटॉमिक मास नंबर। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, देखो हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, लेकिन मास उसका दुगना होता है, तो मास पता है ना, हीलियम का मास 4 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन गजब है। तीसरा क्वेश्चन कहता है मुझे नंबर ऑफ एटम निकाल के दो, क्या निकाल के दो, नंबर ऑफ एटम निकाल के दो, नंबर ऑफ एटम निकाल के दो, लेकिन किसके अंदर, 22 ग्राम के अंदर। ये क्या बात है, आप मुझसे नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हो, आप मुझसे एन निकालने के लिए कह रहे हो, और मुझे आपने ग्राम दिया, क्या दिया है, तो हम दिमाग लगाएंगे, हम कहेंगे सर आपने एक तरीका बताया था, एक तरीका क्या बताया था, वो तरीका याद करो, ऐसा था कुछ, मैंने कहा था सारे फॉर्मूले आपस में इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m बाई mc इज इक्वल टू n बाई na, एवोगैड्रो नंबर याद है आपको 6.023। आपने कहा था फिर आगे होता है वॉल्यूम बाई 22.4। अब क्वेश्चन का डिमांड समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम निकालो, यानी n निकालो, और गिवन क्या है, ग्राम, मास गिवन है, तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में इक्वल ले लेंगे और कहेंगे m बाई mc इज इक्वल टू n बाई na। अब सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। m कितना दिया है, m 52, mc कितना दिया है, mc होता है एक का मास, काउंटिंग मास, मोलर मास, याद है आपको, हीलियम का mc होता है 4, काउंट करके जो हम लिखते हैं, इक्वल टू में n हमें निकालना है, और na की वैल्यू होती है 6.023 10 की पावर 23। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, धूम मचा देंगे, इस वाले को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 13 इंटू में 6.023 10 की पावर 23,
यही इसका आंसर है। तो तीनों क्वेश्चन में पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा खाली मोल वाला कॉन्सेप्ट, ओनली मोल वाला कॉन्सेप्ट तीनों क्वेश्चन में खत्म हो जाता है। और ये गजब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम में आता है। वॉल्यूम वाला आता ही नहीं है, वॉल्यूम वाला गैस वाले गैस वैस के लिए होता है, ये आपके में ज्यादा यूज नहीं हुआ इस चैप्टर में ना, बहुत ही कम यूज हुआ ही नहीं है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। दोबारा हमें नंबर ऑफ एटम निकालने को बोला है और गिवन क्या है, मास 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। अब देखिए नंबर ऑफ एटम निकालना है तो नंबर ऑफ एटम बाई एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू m बाई mc, क्योंकि अगर आप मुझे मास दोगे, मास देके एटम निकालने को कहोगे, तो यही तो मेरे पास एक फॉर्मूला बचा है कि हम दोनों को इक्वल रखेंगे। जो ट्रिक था, ट्रिक समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m बाई mc n बाई na v बाई 22.4। पर अगर आप नंबर पूछ रहे हो मास देके, तो भाई यही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा। यानी अगर इस फॉर्मूले से अगर हम बोले कि यार मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, m बाई mc इंटू में एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए अगर आप ठीक से देखेंगे ना, तो सभी क्वेश्चन के लिए m फिक्स हो गया 1 1 1 1, तो ऊपर का m तो सबके लिए फिक्स है और na भी फिक्स है, क्योंकि na तो सबका सेम ही होता है 6.023। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, जो नंबर ऑफ एटम है, वो कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करता है कि mc कितना है। mc मतलब काउंटिंग मास, एक का मास। अब मान लीजिए मैं ठीक से देखूं तो जिसका mc कम होगा उसका नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि n और mc आपस में क्या है, ऊपर नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। m और mc आपस में ऊपर नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका mc कम होगा उसका नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं पूरा तो सॉल्व नहीं करेंगे, हम बोलेंगे देखो लिथियम, लिथियम सबसे छोटा है। अगर लिथियम सबसे छोटा है तो लिथियम का mc काउंटिंग मास, मोलर जो उसका मास है, लिथियम का मास बहुत कम होगा, और लिथियम का मास अगर कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ही लिथियम है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, नंबर ऑफ एटम निकालना हो और आपको दिया हो मास, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। बाई चांस इस क्वेश्चन में इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका 1 है, तो सबका ऊपर वाला वैल्यू सेम है और ये भी सेम है, यानी हमारा आंसर ये डिसाइड करने वाला है mc। तो चारों क्वेश्चन में जिसका mc सबसे कम है उसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, तो लिथियम जीत जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिल से कराया क्वेश्चन, नोट कर लो, मजा आ जाएगा। अगला टॉपिक है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसमें मैंने हाथ रख दिया, एग्जाम में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, जो भी कर रहे हैं हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बात है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला धूम मचाते। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। सिंपलेस्ट, जब तक क्वेश्चन करते नहीं है मजा नहीं आता, ठीक है ना। सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्मूला, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो जैसे समझा रहा हूं समझ जाओगे। देखो देखो, जैसे मैंने कहा आपसे बहुत सिंपल भाषा में, मैंने कहा देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, तुम बोलोगे ये क्या है, मुझे ही नहीं पता, कार्बन और हाइड्रोजन कुछ होता है क्या, पता ही नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता क्या बन जाएगा, ये C6H6। अब तो मैं बता दूं कि ये जो बंदा है ये कुछ भी नहीं है फिलहाल, ये बता रहा है कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन है, और ये बता रहा है जब हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बता रहा है एक मॉलिक्यूल, ये बेंजीन है, बेंजीन, C6H6 बेंजीन होता है। यानी कि जो सिंपलेस्ट लिखा होता है, सिंपल, जो सिंपल लिखा होता है वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या होता है वो, और जो पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तुमसे कोई नहीं पूछने वाला क्या होता है इंपेरिकल, क्या होता है मॉलिक्यूलर, समझ रहे मेरी बात को। तो सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ऐसा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि मान लीजिए कहीं पर इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि हमारा C और H लिखा है, उसमें हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे हाथ में क्या आया बताओ, मॉलिक्यूल। तो जब इंपेरिकल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझे। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चन करने के लिए। और दूसरा एक और फॉर्मूला कि हम n कैसे निकालते हैं, n, तो n निकालना बड़ा आसान है। मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा, जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसको डिवाइड कैसे करना है बताओ, इंपेरिकल। अरे n निकालना है ना, तो इंपेरिकल को नीचे ले आओ, इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास। अब इसका स्टेप्स क्या है, स्टेप्स को समझेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं, ऐसे लिख लो। अभी क्वेश्चन में लगाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि भैया ऐसा कुछ होता है, यह होता है, बस अभी सर क्वेश्चन कराएंगे और समझ में आ जाएगा। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास हो गया बड़ा सिंपल सा चीज। अब क्वेश्चन में अप्लाई करना था, मैं तो भूल गया कि क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बट इस क्वेश्चन को करके तहलका मचाते हैं, तहलका। कैसे तहलका मचाएंगे, क्वेश्चन कह रहा है यार एक कंपाउंड है, कहीं पर एक कंपाउंड है जिसमें 4.07%, परसेंट को आपको ग्राम में लिख देना है, ठीक है। तो 4.0% यानी इतने ग्राम हाइड्रोजन है और 24
0.27 ग्राम है कार्बन और 71.65 ग्राम है क्लोरीन। अब कह रहा है इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास, इस पूरे का जो मास है मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास है 98.96 ग्राम। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, होने दे। अब कह रहा है व्हाट आर इट्स, क्या होगा इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले हम पढ़ते हैं स्टेप कि हम इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको ऐसे क्रॉस का साइन बनाना है और यहां लिख देना जो भी एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, और ऊपर इनके लिख दें यहां पर मोल्स, कि भैया हम इसके मोल्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालना बड़ा आसान है। क्या करो बताओ, मास को किससे डिवाइड कर दो? काउंटिंग मास से, एमसी से। याद है आपको एमसी? हमने नाम रखा था एमसी। तो चलो भाई इसका अरे हैंग होगा भैया, ये तो नहीं है। अच्छा हो गया। हमने कहा यार दोस्तों हम निकालेंगे हाइड्रोजन का, हम इसका मोल्स निकालेंगे। तो मास कितना है बताओ? इसका मास 4.07, और हाइड्रोजन के लिए काउंटिंग मास कितना होता है? 1। तो अगर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट ले तो ये 4 आ जाएगा। चलो भाई, अब कार्बन का निकालते हैं। तो कार्बन का मास कितना भैया? 24.27। इसका काउंटिंग मास कितना होता है? कार्बन का होता है 12, मैंने पीछे बताया था। तो ये कितना हो जाएगा? 2 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 2। क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन का कितना गिवन है मास? 71.65। और आपको अगर याद हो इसका काउंटिंग मास में लिखवाया था 35.5। तो 35 दूनी 70, 5 5 71। तो ऑलमोस्ट ये भी कितना आ गया? 2। अप्रोक्सीमेट आंसर लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हमें पता है इंपेरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है सिंपलेस्ट होल नंबर। सबसे सिंपल होल नंबर क्या हो सकता है, वो कैसे निकाले? तो सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे छोटे वाले को, क्या बोला मैंने? सबसे छोटे वाले को सबसे डिवाइड करना होता है। तो सबसे छोटे वाले को सबसे डिवाइड करो। अब देखो ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, इनमें सबसे छोटा कौन है बताओ? 4 2 2 में छोटा वाला है 2। क्या है? तो सभी नंबर को 2 2 से डिवाइड कर दो। मतलब 4 को भी 2 से डिवाइड करो, 2 को भी 2 से, 2 को भी 2 से। ऐसा मैंने क्यों किया? देखो ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये सिंपल नंबर नहीं है। सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? सबसे छोटा कौन सा है? 2। तो 2 से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया। तो ये आ गया हमारा 2, ये आ गया 1, ये आ गया 1। और जैसे ही 1 आ गया हमने कहा भाई ये हो सकता है सबसे छोटा सिंपलेस्ट होल नंबर, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब था सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर। तो हमने कहा अच्छा, तो मेरा इंपेरिकल का आंसर आ गया। मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन का 2, H2, कार्बन 1, क्लोरीन 1, बाकी दोनों का 1 1। तो इसी को हमने बोला इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन हमें क्या निकालना है अगला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोस्तों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो आपको एक n निकालना पड़ेगा। आप पहले n निकालो। n कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास जो कि गिवन है, आपको बताया था n का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है दोस्तों 98.96, और आपको निकालना है इंपेरिकल मास। यहां से निकाल लो, 2 + 12 + 35.5 यानी कि 49 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 49 के आसपास आ रहा ना, ये 49 पॉइंट समथिंग आएगा, 49.5 आएगा ये, क्योंकि ये इंपेरिकल है ना हमारा। तो मॉलिक्यूलर भी देखो यार, n का मतलब था क्या था, याद है ना आपको? मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? 2। तो n की वैल्यू 2 आ गई। तो आप कहोगे देखो दोस्तों, देयरफॉर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? हमारे मास्टर ने, हमारे बैटरी मास्टर ने सिखाया था। क्या सिखाया था? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी है? 2, और इंपेरिकल कितना है? H2C1Cl1। तो हमारा आंसर पता कितना हो जाएगा? H4C2Cl2। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान रखना, आपको सिंपलेस्ट होल नंबर लाना पड़ेगा। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू इंपेरिकल। तो n की वैल्यू 2 है और इंपेरिकल ये रहा, मल्टीप्लाई कर दिया।
2 से, हाँ इस 2 2 जा 4 हो गया, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो वेरी सिंपल, इसे नोट कर लो, फिर आगे धूम मचाते हैं, धूम मचा देंगे धूम। ये हमने क्वेश्चन लिया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि दोस्त डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के दे भाई। और बोला है कि मास परसेंटेज दिया है हमने, ठीक है, तो हम वही कॉलम बना लेते हैं, कॉलम। उसने बोला है कि भाई आयरन है, आयरन को बोलते हैं Fe, फी बोला है इसका 69.9 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन का बोला है इसने, ऑक्सीजन का 30.1 ग्राम, ठीक है, लिख लिया हमने। ये तो मास दिया हुआ है ना हमें, पर हमें क्या निकालना है बताओ। हम ऐसे करते थे ना, ऐसे कि कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्साइड ऑफ आयरन है, जिसमें डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। कोई ऑक्साइड ऑफ आयरन है जिसमें मास परसेंटेज है इसका 69.9, इसका मास है इतना ग्राम, किसका, ये आयरन का, Fe का इतना मास है, और है हमारा 30.1 ऑक्सीजन का, ठीक है, डन। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि देखिए आयरन का पहले लिखा है, ऑक्सीजन का बाद में लिखा है, मतलब पहले आयरन का लिखा होगा ना, बाद में ऑक्सीजन का लिखा होगा, समझे। अच्छा, तो ये सब दे दिया उसने। अब बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। तो पहले तो आप इंपेरिकल की बातें करते हैं, तो आप कहते हैं ठीक है चल भाई एक काम करता हूँ, सर ने कहा था यहाँ निकालना है मोल्स, और मोल्स होता है ऊपर लिख दो मास 69.9 और नीचे लिख दो काउंटिंग मास। अब तुम बोलोगे सर आयरन का तो मैंने याद ही नहीं किया। तो एग्जाम में ना, एग्जाम में कोने में क्वेश्चन में लिखा होगा कि आयरन का होता है 56 के आसपास, वो लिख के देंगे। वैसे ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 30.1 दे रखा है, और होता है इसका 16 है। तो ये ध्यान रखना आप, इसे कट करते हैं तो ये आएगा 1.8 के आसपास, मुझे आइडिया है, ठीक है। ये आएगा आपका 1.25 के आसपास, मेरी बात समझे, ठीक है, 56, हाँ 1.25 के आसपास आएगा। अब हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से दोनों को तो डिवाइड करेंगे। तो छोटा नंबर कौन सा है बताओ। अच्छा एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ये वो 1 कितना आएगा, ये तो 1.8 आएगा, ये 56 69.9, इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तभी आइडिया लगेगा। 1 पॉइंट, हाँ ठीक है 1.25 ही आ रहा है, 1.25 ही आ रहा है। अब 1.25 से दोनों को डिवाइड कर दो। नहीं ठीक है, मैंने डिवाइड कर लिया ना, मुझे मन में याद आ रहा है कि ये 56 1 बार में जाएगा, फिर डेसिमल लेके 1.25 डिवाइड कर रहे हैं ना। तो ये 1.25 हो गया, ये कितना हो गया 1.8। छोटा नंबर कौन है इन दोनों में, तो 1.25 छोटा है 54। अरे यार तुम मूर्ख हो क्या, ये 1.80 है, ये छोटा हुआ ना, तो 1.825, इस क्वेश्चन को याद ही कर लेना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका कैलकुलेशन है। अब 1.25 को हम 1.25 से डिवाइड कर देंगे, और 1.80 को 1.25 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों में जो छोटा है ना उसे दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.5। अब दिक्कत ये है, मैं आपको थोड़ा समझाऊं, दिक्कत पता है क्या इस क्वेश्चन में क्या है, तभी मैं करवा रहा हूँ, मैं छुड़वा देता। दिक्कत ये है, ये तो 1.5 है और ये 1 आ गया, अब भी हमारे पास होल नंबर नहीं मिल रहा। ये तो होल नंबर है, पर ये होल नंबर, अब होल नंबर ही तो क्या करे। अब हमने सोचा कि छोटे वाले से दोबारा डिवाइड करो, तो 1 को 1 से डिवाइड करेगा, 1.25 को 1 से डिवाइड करेगा नहीं। जब हम डिवाइड करने के बाद होल नंबर नहीं मिलता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें होल नंबर चाहिए। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, तो हम 2 से करेंगे। उसके बाद हम 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3। अब ये दोनों होल नंबर आ गए, क्योंकि देखो होल नंबर ये था पर ये नहीं था, डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तब भी कोई फायदा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर बन जाए। अब होल नंबर बनते ही हम बोलेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आयरन का 2, ऑक्सीजन का 3। अब यहीं पर तुम छोड़ दोगे, बोलो क्यों, क्योंकि एन निकालने का ऑप्शन दिया ही नहीं। एन निकालने के लिए क्या दिया होता है, मॉलिक्यूलर मास। क्या इसने मॉलिक्यूलर मास दिया क्या क्वेश्चन में, भाई कुछ दिया ही नहीं है, तो हम ज्यादा इतना ही कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्योंकि मतलब इस क्वेश्चन में जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वही क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बात समझ में आ गया, नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं सीख पाएंगे। ये बेसिकली होता है क्या, जैसे हमने बोला कि यार 10 रुपए के मान लो 10 आम है, 10 रुपए के 10 आम है, ये सब हम आगे यूज करेंगे। तो 1 रुपए के कितने आम होंगे, तो आप बोलेंगे भैया ये 10 है ना, 10 उसको डिवाइड कर दो इस 10 से, आंसर कितना आ गया, 1 आम। ये याद होना चाहिए कि अगर 10 रुपए में इतना मिल रहा है तो 1 रुपए में कितना मिलेगा। तो 1 रुपए में निकालने के लिए इसको उससे डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये होता 20, तो ऊपर 20 होता है, नीचे क्या होता है 10, कि 10 रुपए में 20 आम, तो 1 रुपए में 2 आम। ये आता है सबको, तब तक काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कभी कभी यूज करेंगे,
मेन अभी स्टेचोमेट्री मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा ये मन में रखो कि ऐसा कुछ आपको आना चाहिए, वो हम यूज करेंगे तो पता लग जाएगा, बस वेट करो। अभी बस मैं जो सिखा रहा हूँ वो सुनो। स्टेचोमेट्री में क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो कभी लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 प्लस H2O, ये याद कर लो, ये होता है CH4 है मान लो, तो ये मीथेन बोलते हैं इसको, मीथेन, ये बहुत यूज होता है, जैसे बोलते हैं मीथेन का कंबशन हुआ है, कंबशन मतलब मीथेन को हमने जलाया है, मीथेन का हमने कंबशन किया है, मीथेन को हमने जलाया है, मीथेन को हमने बर्न किया है, तो यहाँ पर 2 होता है नंबर, याद रखना, यहाँ पर भी 2 होता है नंबर। अब ये होता है बैलेंस इक्वेशन है, क्या ये बैलेंस, इसके बगल में है 1 है नंबर, याद करना ये होता है, इसके बगल में भी 1 है, और जो नंबर मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, जो मैं ग्रीन से नंबर लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इन नंबर्स को हम मोल्स कहते हैं। तो रिएक्शन के बगल में जो नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, मोल्स। तो याद कर लो, ये 1 मोल है, ये है 2 मोल, ये है 1 मोल, ये है 2 मोल, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये मोल्स होते हैं, क्या होते हैं मोल्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसको चार्जिंग में लगा दूं पहले फोन को, अपन ढोलाई के सुनो, तो ये 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि कुछ बातें आपको खुद से याद कर लेनी होती है। जैसे अगर इसको काउंट करूं मैं, एक पूरे को काउंट करूं पूरे को, तो ये आएगा आपका 16 ग्राम, इस पूरे को काउंट करोगे तो आएगा आपका 32 ग्राम, सॉरी 64 आने वाला है, बोलो क्यों, 4 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 4, ये आने वाला है आपका 44 ग्राम, और ये कितना आने वाला है बताओ, 36 ग्राम। H2O का 18 होता है, 36। अगर ये आपने याद कर लिया तो आप जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल वाले हैं स्टोइचियोमेट्री पे सारे कर दोगे, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, याद कर लो, ये फैक्ट है। अगर हम मीथेन का कंबशन करेंगे, मीथेन को हम जलाएंगे तो ये रिएक्शन होगा, और रिएक्शन से मिलता है हमें 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल, और फिर हमें मिलता है 16, ये 64, ये 44 और ये 36। इसे नोट कर लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, धूम मचा देंगे, टेंशन मत लो। देखो हम स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे हैं, और मैंने कहा था कुछ बातें हमें याद कर लेनी है, बढ़िया से याद। जैसे हमें क्या याद कर लेनी चाहिए, कि जैसे मान लो किसी ने बोला कि भाई कार्बन है, मान लो CH4 है मीथेन, किसी ने कहा कि 2 ऑक्सीजन CO2 H2O, मैंने कहा था क्या याद करना है कि भाई देखो ये जो होता है ना बगल में, यहाँ पे 1, ये 2, ये 1, ये 2, 1 2 1 2, ये मोल्स होते हैं, मोल्स, 1 2 1 2, ये जो 1 है ना 2 है, इनको मोल्स कहते हैं, मोल्स। तो ये बातें हमें याद होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये 16 ग्राम है, ये हमारा 64 ग्राम है, ये हमारा 44 ग्राम है, और ये हमारा 36 ग्राम है। तो ये हमें याद होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए। मान लो मेरे पास कोई और भी रिएक्शन है, मान लो किसी ने बोला N2 3H2 2NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 मोल, ये जो नंबर है ये है 1 मोल, ये है 3 मोल, ये है 2, 1 मोल 3 मोल। अब इसके बारे में हमें क्या याद होना चाहिए कि ये 2 नाइट्रोजन है तो ये होगा 28 ग्राम, ये 6 हाइड्रोजन है 6 ग्राम, ये है नाइट्रोजन का 14, 14 और 3 17, और 2 से मल्टीप्लाई है 34 ग्राम। तो कुछ चीज़ें हमें पहले से ही याद होनी चाहिए इन फ्यूचर के लिए। तो किसी भी रिएक्शन के लिए एक मोल वाली बात, और दूसरा उसका कितना कितना अमाउंट है, ये हम खुद से ही निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में दिया या ना दिया। अब स्टोइचियोमेट्री हम करेंगे, ठीक है ना, स्टोइचियोमेट्री से हम काम करेंगे अभी। देखिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा स्टोइचियोमेट्री का मतलब ऐसा होता क्या है। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर ये 64 ग्राम है और ये 16 ग्राम है तो ये 44 ये 36 है। मतलब रिएक्शन को देखना सिंपल भाषा में कि अगर ये 28 है और ये 6 है तो कितना है 34। तो यही स्टोइचियोमेट्री होता है कि अगर इसका 1 मोल है तो इसके 3 मोल है और इसके 2 मोल है। तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री का यही मतलब है कि देखना रिएक्शन में चल क्या रहा है, कि जब इसके 1 मोल इसके 3 मोल है तो इसका 2 मोल ही बन रहा है, इसका 1 मोल इसका 2 मोल बन रहा है, तो यहाँ भी इसका 1 मोल इसका 2 मोल बन रहा है। तो ऐसे सोचना, ये स्टोइचियोमेट्री है, बस सोचना कि अगर ये 16 ग्राम है तो और ये 64 ग्राम है तो ये 44 है ये 36 है। इस सोच को हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। लिखेंगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कि सर 16 ग्राम मीथेन है, सर मीथेन वाली बात कर रहे हो क्या आप, मीथेन, तो चलो भाई मीथेन CH4 2O2 CO2 H2O,
ये है मीथेन का कंबशन रिएक्शन, जिसमें मैं पहले वो लिखूंगा जो मुझे पता है, जो मुझे याद है मैं वो लिखूंगा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, लिख दिया मैंने, ये मोल्स है। और एक और बात मुझे पता है, ये 16 ग्राम है, ये है 64 ग्राम, ये है, और ये कितना है 36 ग्राम। ये तो मैं काउंट करके निकाल रहा हूँ ना, कार्बन का 12 4 16, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौका 64, कार्बन का 12 और ये 32 44, ऑक्सीजन 18 16 और 2 18 2 36। ठीक है, तो ये मुझे पता है। अब क्वेश्चन, ये तो मुझे पता है ना, अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो मीथेन को देख के मैंने ये लिखा था रिएक्शन। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी बनेगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी बनेगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी बनेगा बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, कि जो मीथेन हो कितने ग्राम हो। तो अगर हमारे पास मीथेन, अगर हमारे पास CH4 16 ग्राम हो तो पानी कितना बनेगा 36। वेरी इजी, तो आंसर क्या आएगा 36 ग्राम। वेरी इजी कि भाई अगर 16 ग्राम मीथेन होगा तो कितना पानी बनेगा, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी कितना होगा अगर मीथेन के बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, अगर मीथेन 16 होगा तो पानी 36 होगा। वेरी इजी, नोट कर लो, आसान क्वेश्चन था। देखो क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, कितना मीथेन चाहिए। चलो मीथेन दिख गया ना, और कंबशन दिख गया, मीथेन को जलाया गया है, तो आप सीधा लिखो CH4 1 CO2 2 O2। ठीक है, कंबशन दिख जाए, मीथेन दिख जाए तो समझ लेना कि भाई ऐसी कुछ बात नहीं है। और 1 CH4 2 CO2 2 O2 2 H2O। जहां पर मैंने आपको अभी सिखाया था, जस्ट क्या सिखाया था, इसको कहते हैं हम मोल्स, मोल्स मोल्स मोल्स। और क्या लिखवाया था, यहाँ 16, यहाँ 64, यहाँ 36। अब क्वेश्चन, ये तो मुझे पता है, किसी को पता हो ना हो बताओ। हाँ, मीथेन और कंबशन दिखे तो ये रूल लगेगा, मीथेन एंड कंबशन दिखते ही। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, कितना मीथेन चाहिए कि 22 ग्राम CO2 बने। अब वो कह रहा है कि भाई देखो ये 44 ना हो, ये कितना हो जाए 22, यानी ये आधा हो जाए, आधा कह रहा है, ये आधा हो जाए, ये CO2 आधा हो जाए, 44 से कितना हो जाए, तो भाई मीथेन भी आधा हो जाएगा। मीथेन अगर आधा हो जाएगा तो ये जो 16 है, 16 से 8 हो जाएगा, और ये 1 है, क्या ये 1 से कितना हो जाएगा आधा। तो पहले मोल्स कितने थे 1, अब कितने मोल्स हो जाएंगे, तो ये भी आधा हो जाएगा ना। जब ये आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 0.5 मोल्स। क्या बोलेंगे हम, 0, ये 1/2 का मतलब है 0.5 मोल्स। तो एग्जाम में भी ऐसे लिखे आना है कि फ्रॉम द इक्वेशन वी केम टू, हमें पता लगा कि अगर CO2 बिकम्स हाफ देन CH4 ऑल्सो बिकम्स हाफ। तो ये 1, अगर इसका 1 मोल है तो आधा मोल हो जाएगा। लिखा ना, हाउ मेनी मोल्स, कितना मीथेन का मोल्स चाहिए। तो भैया अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप आधा कर दोगे, 44 से 22 कर दोगे, देखो वो ऊपर का तो हमें खुद पता था, ऊपर वाली बात हमें खुद पता है, यहाँ तक की बात हमने यहाँ से अपना सॉल्यूशन लिखा है, और हमने कहा है अगर इसको आधा करोगे तो ये भी आधा हो जाएगा। तो ये भी एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं सुबह शाम दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि मैं फ्री में क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ। प्लीज़ मेरी मेहनत का फल मुझे दे दो, मेरी मेहनत का फल मुझे दे दो सब्सक्राइब करके। प्लीज़ आप आज मेरी मेहनत की कदर कीजिए, भगवान आपकी मेहनत का कदर करेंगे। तो यार दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग थोड़ा ग्रो करेंगे और अच्छा काम करेंगे आपके लिए। तो मेरी मेहनत का फल आज मुझे दे दो, भगवान आपकी मेहनत का फल आपको देंगे। अगर आज आप मेरी मेहनत का फल, मेरी मेहनत के फल को कदर दोगे, मेरी मेहनत को कदर दोगे, कल आपकी मेहनत की कदर मिलेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, आप भी उसी के लिए मेहनत कर रहे हो। तो आज आप मुझे सपोर्ट करो, कल आपको कोई ना कोई सपोर्ट करेगा पक्का, तो हम दोनों ही मिलकर ग्रो करेंगे। प्लीज़ प्लीज़। और देखो लिमिटिंग एजेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और यहाँ से ना एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। भाई क्या होता है लिमिटिंग एजेंट, तो कहते हैं देखो भाई इसके लिए एग्जाम्पल समझो, पहले डेफिनेशन समझो। द रिएजेंट, ऐसा रिएजेंट विच कंज्यूम्ड मतलब खत्म होना, खत्म, विच कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले खत्म हो जाए, एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो लिमिट लगा दे अमाउंट पे, प्रोडक्ट के अमाउंट पे, जो भी बनना है उस पर लिमिट लगा दे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहता हूँ कि यार सिंपल लेते हैं एग्जाम्पल चाय का, हमने कहा कि हमारे घर पे 1000 लोग आ गए, मेहमान आ गए, 1000 लोग आ गए, तो हमने क्या किया, हमने 50 लीटर दूध मंगाया, 50 लीटर दूध, हमने 50 लीटर दूध मंगा लिया, और चीनी है सिर्फ 2 चम्मच। हमने कहा 1000 लोगों की चाय बनानी है, 50 लीटर दूध,
पर चीनी कितनी है? सिर्फ 2 चम्मच। अब मुझे बताओ, क्या हम सारी दूध का इस्तेमाल कर पाएंगे चाय बनाने में? नहीं। जब तक 2 चम्मच चीनी बनेगी, जब तक 2 चम्मच चीनी है तब तक ही चाय बन पाएगी। उसके बाद सारा दूध ऐसे का वैसे ही रखा रह जाएगा, मीठी चाय बन ही नहीं पाएगी। चाय तो बन जाएगी पर मीठी नहीं बनेगी। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? द रिएजेंट विच कंज्यूम, जो खत्म हो जाए पहले, जो पहले खत्म हो जाए, एंड लिमिट लगा दे। क्या लगा दे? लिमिट्स। लिमिट्स मतलब लिमिट लगा देना द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से। यानी कि प्रोडक्ट विल फॉर्म अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। एलर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं समझना। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड, इसको क्वेश्चन में लगाएंगे तभी समझ में आएगा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करें। स्टेप 1 बताएगा, कौन बताएगा? मोल्स फाइंड करना है। सेकंड स्टेप ट्रिक वाला स्टेप होता है ये, मोल्स को कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। अब कई लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट क्या है? ये तो क्वेश्चन लेने के बाद ही पता लगेगा। ये स्टेप्स हम क्वेश्चन में लगाएंगे तब समझ में आएगा। ये बस लिख लो कि भाई कोई चीज होती है, ऐसे रफली लिख लो एक बार। और क्या क्वेश्चन करते। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले इसको ना आप लिखा है N2 H2 NH3, तो पहले वो लिखो जो आपको पता है कि N2 होता है 1 मोल, 3 मोल होता है H2 और हमें मिलता है 2 NH3। ये आपको पता है, चुपके से आप ही को पता है सिर्फ। ये 28 ग्राम होता है, ये होता है 6 ग्राम और ये होता है हमारा 34 ग्राम। तो ये बस हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है। इसको अलग से लिख देंगे कि ये है 28 6 ग्राम 34 ग्राम। ये हमें पता है और किसी को नहीं पता। हर मतलब ये लिख के नहीं देंगे, आपको खुद ही पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन हम समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3। अगर हम 50 kg, अब गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन क्या है क्वेश्चन में? 50 kg N2, तो ऐसे लिख लेना 50 kg N2। और क्या गिवन है? 10 kg H2। जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लो। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3, कितना NH3 बनेगा, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले आपको यही पार्ट करना पड़ता है। जब तक आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं चलेगा, आप कैसे बता पाओगे कितना बनेगा? आप बोलोगे यार 50 किलो N2 है, 10 किलो ये है, तो ये कितना बन जाएगा? ये 60 किलो। गलत तरीका। क्या पता ये पहले खत्म हो जाए, तो 60 थोड़ी बन पाएगा। या ये पहले खत्म हो गया, फिर पूरा अमाउंट नहीं बन पाएगा ना। मेरे कहने का तो ये कि 10 और 50 और 10 60 मत लिख देना कि भाई अगर 50 N2 है और H2 है 10 तो आंसर 60 आएगा। नहीं भाई, क्या पता रिएक्शन पूरा ही नहीं हुआ, हो सकता है ना। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको N2 का अमाउंट दिया हो, H2 का अमाउंट दिया हो, तो सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे। तो हम निकालने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, पहला स्टेप यही होगा कि भाई आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। कौन सा बंदा है कि पहले आउट हो जाएगा? जो आउट होगा उसे पहचानो पहले। ऐसा थोड़ी है कि भाई 50 है 10 है तो 60 बनेगा। नहीं, क्या पता कोई पहले खत्म हो गया हो, रिएक्शन पूरा ही ना हुआ हो, तो 60 कैसे बन जाएगा? तो हमने कहा फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टेप 1 क्या था? इसके मोल्स फाइंड करो। तो इसका मोल्स फाइंड करो, मोल्स ऑफ N2 के मोल्स फाइंड करो। तो मोल्स ऐसे फाइंड करते हैं, 50 किलो है मास ऊपर, तो 50 मोल्स ऐसे फाइंड करते हैं। देखो बेटा, जो भी मास दिया हो उसको ऊपर लिख देते हैं और N2 का मास नीचे लिखते हैं, काउंटिंग मास MC, जो कि 28 है। ठीक है, वैसे ही इसके मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ H2। बेटा सीख लो, तुम बार बार यूज होगा ये। मोल्स कैसे निकालते पता है बात? मोल्स आता है निकालने? बचपन में पढ़ा था 9th में तो। अच्छा आता है क्या जो मैंने किया आपको आ गया? मास अपन में 28 इसका मोल्स H2 का निकालेंगे तो कितना होगा? 10,000। 10,000 ग्राम ऊपर किलोग्राम नहीं है, किलोग्राम में क्या, और H2 का कितना हो जाएगा? 2। तो पहले हमने मोल्स निकाला, तो कितना आ रहा है इसका मोल्स? 1786 आता है। ठीक है, याद कर लेना है। इसका मोल्स कितना आता है? 5000। तो हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए। अब मोल्स निकालने के बाद मैंने आपको कहा था कोफिशिएंट, याद है आपको? ट्रिक, ये एग्जाम में नहीं दिखाना, ये वाला स्टेप एग्जाम में नहीं दिखाना, ये ट्रिक होता है। ट्रिक, ट्रिक में हम क्या दिखाते हैं प्यारे बच्चे? ट्रिक में हम ये दिखाते हैं कि जो 1786 है, 1786 है, जो भी इसका मोल्स आया है उसको हम कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इस वाले से। तो N2 की इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जो पीछे लिखा होता है ना नंबर, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। वैसे ये जो 5000 आया है उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, बताओ? 3 से। तो आप ये देखेंगे कि ये 1786 के आसपास है और ये 1666.6 के आसपास आएगा। तो बताओ कौन जीता? ये वाली वैल्यू बड़ी है, बड़ी है ना, तो हमारा ये कम पड़ गया, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो हम ऐसे स्टेटमेंट पास करेंगे, ये तो हमारा ट्रिक है। हम बोलेंगे देखो भैया ये
एक के लिए 1786 है, देखो यहां पर देखो ठीक से देखो, ये एक के लिए 1786 है, पर ये 3 के लिए 3H2 के लिए 5000 है। तो अगर तुम दिल से सोचो ना, दिल से, तो बड़ा यही है, ये एक बंदे के लिए 1786 और ये 3 बंदों के लिए कितना है 5000, तो बड़ा ये हुआ ना। नहीं समझ मेरी बात को, मैं कहता हूं एक बंदे के पास प्रॉपर्टी है 1786 गज का और कहीं पर 3 भाइयों का मिला के 5000, ज्यादा अमीर कौन हुआ, एक बंदे वाला ना। सोचो मेरे पास अकेले 1786 गज की प्रॉपर्टी है और कहीं पर 3 भाई मिलके फूल रहे कि हमारे पास तो 5000 की है, 5000, अरे भाई वो 3 बंदों का है, तो रियल में बड़ा ये हुआ। समझे मेरी बात को, क्योंकि जब हमने 3 से डिवाइड किया, हमने इनके एक बंदे के लिए निकाला, तो कौन जीता है बताओ, ये जीता है ना। एक बंदे के हाथ में कितना आ रहा है बताओ, 1600 कुछ, यहाँ एक बंदे के हाथ में 1786 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम बोलेंगे 5000 दिखने में बड़ा है पर रियल में पर बंदा क्या है कम है, तो हम कहेंगे देयरफॉर, हम स्टेटमेंट पास करेंगे, ये ट्रिक मन में रहेगा कि 5000 मोल्स ऑफ H2 इज नॉट इनफ, ये 5000 इनफ नहीं होंगे क्योंकि ये बड़ा है ना, ये 41786 मोल्स ऑफ N2। कैसे पता, बाई लुकिंग स्टोइचियोमेट्री ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। ये कहां से पता लगा हमें, स्टोइचियोमेट्री देख के, क्या देख के कि ये तो एक के लिए आया है, ये तो एक के लिए है, पर ये कितने के लिए, 3 के लिए, भाई H2 तो 3 है, तो पक्का ये कम कम है, वो क्या है ज्यादा। तो हमारा लिमिटिंग एजेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने कहा भैया लिमिटिंग एजेंट कौन है, तो हमारा कौन है, देयरफॉर हेंस H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमने कहा कि भाई अगर हमें लिमिटिंग एजेंट मिल गया तो हमने ये वाला कर दिया, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द NH3। अब देखिए, अब आपकी कहानी क्या है, कहानी है सिंपल कि आपका H2 जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी जब तक H2 है तब तक ही क्या बनेगा, NH3, जब तक H2 जिंदा है तब तक ही NH3 बनेगा। तो आप कहोगे भैया देखो हमारा जो लिमिटिंग एजेंट है वही प्रोडक्ट बनाएगा, तो हम कहेंगे देखो भैया 3H2 जब तक है तब तक ही कौन बनेगा, 2NH3, जब तक 3H2 है तब तक ही 2NH3 है। तो हम कहेंगे दोस्तों देखो बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ कि अब करना क्या है, तो हम बोलेंगे 3H2 जब तक है तब तक ही NH3 है, तो हम बोलेंगे देखो दोस्तों जब ये 6 ग्राम है तो ये कितना बनता है, ये 34, जब हम इसका 6 ग्राम यूज करते हैं तो इसका कितना बनता है 34, पता है बात सबको। तो हम कहेंगे कि जब इसका 6 है तो इसका 34 है, तो हम ऐसे बोलेंगे देखो 6 ग्राम H2 में 34 ग्राम NH3 बनता है, नहीं मैं तो लिख रहा हूं ना, 1 ग्राम H2 में फील के लिए 1 ग्राम H2 में 34/6 ग्राम NH3 बनेगा। समझे कि अगर हम 1 ग्राम H2 लेंगे तो इतना NH3 बनेगा, लेकिन हमने H2 कितना लिया है बताओ, 10 kg। उसने बोला ना कि 10 kg H2 में कितना NH3 बनेगा, तो हमने निकाल लिया अपने हेल्प से, अपनी इक्वेशन की हेल्प से, जो हमें पता है ये 6 तो 34, कि अगर ये 6 है तो 34 है, 1 ग्राम H2 में इतना NH3 बनेगा। तो आपने जो हमें गिवन दिया, कितना दिया, गिवन कितना है, गिवन 10,000, तो 10,000 ग्राम में 10,000 ग्राम H2 में 10,000 ग्राम H2 में कितना बनेगा बताओ, अगर 1 ग्राम में इतना है तो 10,000 में कितना होगा, 34/6 इंटू में 10,000 NH3 बनेगा। यही इसका आंसर है, ध्यान रखना, इसी को स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। यानी जब भी क्वेश्चन करना होगा तो आप निकालोगे लिमिटिंग रीजेंट, और एक बार आपने लिमिटिंग रीजेंट निकाल लिया तो उसके बाद लिमिटिंग रीजेंट की क्वेश्चन को पकड़ लो कि भैया अगर 6 ग्राम में इतना बन रहा है तो 1 ग्राम में इतना बनेगा, और क्वेश्चन में कितना दिया है 10, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना, यानी 1 ग्राम तक पहुंच के पूरा मल्टीप्लाई कर देना है। इसे नोट कर लो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो लिमिटिंग रीजेंट, स्टोइचियोमेट्री, ये सब हो गया ना। अब इस चैप्टर के अंदर पता क्या आता है, इस चैप्टर के अंदर जो अगला टॉपिक रहता है हमारा बहुत ही सिंपल रहता है, बहुत सिंपल है। जैसे हमें पढ़ना होता है कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। अभी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है समझाता हूँ। देखिए जितने भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स बनाते हैं ना, ये हमें बताएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। आमतौर पे अब तुम बोलोगे ये सर सॉल्यूट हमने सुना ही नहीं है, सॉल्यूशन हमने सुना ही नहीं, आप बताए जा रहे, सुना है बचपन में, थोड़ा याद दिला रहा हूँ। याद देखिए, अगर हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं
जैसे हमने कहा यार हमने चीनी और पानी का घोल बना दिया, चीनी प्लस पानी का घोल, तो यहां पर समझिए चीनी आपका होता है सॉल्यूट और पानी हमेशा ही सॉल्वेंट होता है। अगर आम भाषा में कहें तो जो कम होता है ना कम, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा होता है ज्यादा, उसको सॉल्वेंट कहते हैं आम भाषा में। पर ये कोई फिक्स बात नहीं है, ठीक है। पर अभी फिलहाल के लिए इतना ही मानो कि जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा होता है। तो पानी तो हमेशा ही सॉल्वेंट होता है, और इन दोनों को मिला के जो बनता है सॉल्यूशन रेडी जो होता है, जो मिला है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या बताएगा हमें, किसी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जैसे हमने कहा भाई ये एक चीनी पानी का घोल है और हमने कहा इसका कंसंट्रेशन है 80, और हमने कहा कि एक दूसरा चीनी पानी का घोल है उसका कंसंट्रेशन है सिर्फ 4। इसका मतलब यह है कि इस वाले का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब इसके अंदर चीनी बहुत ज्यादा है, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम, मतलब इसके अंदर चीनी क्या है, कम। तो कंसंट्रेशन क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। बात समझ में आई? तो समझ, जैसे मैंने कहा भाई दो एसिड है मेरे पास, एक का कंसंट्रेशन है 80, एसिड है एसिड, और एक का कंसंट्रेशन है 2। कौन सा एसिड खतरनाक होगा, 80 वाला, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है काफी, इसमें अमाउंट ज्यादा होगा एसिड में सॉल्यूट का। समझे? तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है जो हर किसी को पता होता है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन में हमें कौन कौन सा पढ़ना है। देखिए कंसंट्रेशन में एज पर द एनसीईआरटी, अगर हम एनसीईआरटी को उठा के चलते हैं तो एनसीईआरटी हमें कहता है कि बच्चों को सबसे पहले आप बताओ मास परसेंटेज, ठीक है ना, मास परसेंटेज बताओ। अब मास परसेंटेज कैसे निकालते बता रहा हूं, देखो जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपने डाला 2 ग्राम चीनी डाल दिया, और आपने डाल दिया मान लो एक 198 ग्राम पानी, पानी आपका 198 ग्राम है। तो आपसे बोला कि भाई मास परसेंटेज ऑफ चीनी निकालो। आप चीनी का मास परसेंटेज निकालिए, कुछ भी नहीं करना है, चीनी का मास ऊपर लिख दो, टोटल नीचे लिखो, टोटल 2 + 198 और इनटू में कर दो 100। यानी जब भी आपसे कोई मास परसेंटेज निकालने को कहता है तो सिंपल है, मास परसेंटेज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, सिंपल है, मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर, जिसका भी निकालना है ऊपर लिखो, मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर लिखो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखो, इनटू में कर दो 100। तो आप किसी का भी मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो जिसका निकालना है, जैसे इसने बोला चीनी का निकालो, तो चीनी का मास ऊपर लिखा, टोटल दोनों को जोड़ के नीचे लिखा, इनटू में 100 कर दिया और आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला है, ये एग्जांपल है। अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन करेंगे समझ जाएंगे कि मास परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। बस इसमें कोड वर्ड याद रखना है आप लोगों को। कोड वर्ड क्या है, कभी कोई ऐसा लिख दे, वैसे मान लो 10% वेट बाई वेट, मान लो NaCl लिख दिया, मतलब 10% NaCl है, तो हम ना परसेंट को ग्राम में कर लेते हैं। हम कहते हैं देखो ये लिखा हुआ है 10 ग्राम NaCl, और परसेंट की बात चल रही है, तो 10% NaCl हमने बोला तो हमने लिख दिया 10 ग्राम NaCl। वेट का मतलब है मास, वेट, W/W वेट, वजन। अब यहां पर छोटी सी बात है रखना कि अगर परसेंटेज की बात करें, टोटल होता है 100, तो 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका ये मतलब होता है। कहीं लिखा हो 10% NaCl, तो 10 ग्राम NaCl होगा पूरे 100 ग्राम में। मान लो कहीं पर लिख दिया किसी ने 5 ग्राम, 5%, तो क्या मतलब है इसका बताओ, 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं पर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें 5 ग्राम ही है, जो भी चीज है वो। मान लो मैंने 5 ग्राम लिख दिया NaOH, तो 5 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम। तो ये कोड वर्ड होता है, याद रखना है, याद रखना है। फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का हो जाएगा काम फटाफट। क्वेश्चन को अगर पढ़े तो बहुत टफ नहीं है, एनसीईआरटी का इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम, कह रहा है 2 ग्राम डाला गया है ए सब्सटेंस 18 ग्राम पानी में, यहाँ पर 18 ग्राम पानी है, तो 2 ग्राम ए को हमने 18 ग्राम पानी डाला है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो यही तो हमारा सॉल्यूट होगा जो कम है, तो हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ए। तो अब ए का मास ऊपर लिख देंगे, जिसका भी निकालना होगा, जिस भी कंपोनेंट का निकालना होगा, मास ऑफ ए ऊपर, टोटल मास नीचे, इनटू में 100। ए का है 2, टोटल है कितना 2 + 18 इनटू में 100, कितना आ रहा है बताओ, 10% आ रहा है आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। तो मास परसेंटेज के बाद ना हमारी एनसीईआरटी में है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम मोल फ्रैक्शन को पकड़ के बैठे तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो कुछ भी नहीं है। मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने बोला कि भाई 2 मोल हमारे पास
कोई बी है और 5 मोल ए है, 5 मोल ए, और मुझसे बोला यार तुम मोल फ्रैक्शन ना बी का निकालो, चलो बी का, तो कुछ नहीं करना है, बी का मोल ऊपर लिखना है 2, टोटल नीचे 2 + 5, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल्स का रेशियो। मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल जो बना है वो बना है ऐसा कुछ, और मुझे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना है तो मैं लिखूंगा एक्स बी, और इसका आंसर क्या निकल के आएगा, आपको एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, बी का ऊपर लिखना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मान लो वैसे अगर मुझे ये एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल, मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना हो तो क्या करूँ बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो जिसका भी निकालना है उसका मोल से ऊपर टोटल मोल से नीचे। और एक और खास बात है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे ना, एक्स ए प्लस एक्स बी को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, करके देख लेना। देखो बताओ कैसे, देखो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे का नंबर तो सेम है, ऊपर का भी क्या हो जाएगा सेम, ऊपर का ए प्लस बी हो जाएगा, तो कट के आंसर 1 आएगा। तो जब भी हम मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कभी आ सकता है, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो वेरी इजी थिंग। अब इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको खुद देता हूँ। क्वेश्चन है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, तो हमने ऐसे ऑफ एग्जांपल ले रहे हैं कि 32 ग्राम CH4 लिया, ठीक है, और हमने लिया 95 ग्राम H2O, 90 ले लो सबसे बढ़िया, इजी पड़ जाएगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए। 90 ग्राम H2O लिया, हमने कहा भाई मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 निकालना है, तो आपको मोल्स ऑफ CH4 ऊपर लिखना पड़ेगा, मोल्स ऑफ CH4 प्लस मोल्स ऑफ H2O। देखते किसका आंसर आता है, मुझे लिख के दिखाओ फटाफट, देखते किसका आता है, लिख के देखो। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, पहले आप इसके मोल्स निकालोगे ना, मोल्स, तो आप निकालोगे मोल्स ऑफ CH4, मोल्स होता है मास अपॉन में काउंट करके मास 16, 2 आएगा। इसके मोल्स निकालो H2O के, 90 अपॉन में से काउंट करोगे तो 2 + 16 18 5, तो मोल्स CH4 के हैं 2 और 2 + H2O के 5, 2/7। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ठीक है, वेरी इजी, यू कैन नोट इट डाउन। मोल फ्रैक्शन के बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो आता है ना, उसको बोलते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी, और ये तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। मोलैरिटी क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऊपर लिखना है मास, सॉरी आप जैसे क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, मान लीजिए आपने 2 मोल्स लिया कोई चीज़, और पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मान लो 10 लीटर है, 10 लीटर, तो कुछ नहीं करना है, 2/10, यही मोलैरिटी होता है। यानी आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना होता है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना लीटर सॉल्यूशन है उसे डिवाइड करना, बस खेल खत्म। मोलैरिटी के लिए खास बात क्या है, इसके लिए सिंबल चुना गया है कैपिटल M, और तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम बोल देते हैं, मान लो NB, B को हम सॉल्यूट मान लेते हैं कि जो भी चीज़ होगी ये B है, B, ठीक है, तो NB अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर इफ ऐसा कभी हो कि वॉल्यूम आपका ml में दिया हो, किस में दिया हो, ml, ये ml मिलीलीटर, तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर आप जो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी का, आप बोलेंगे मोलैरिटी जो हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इस बार किस में होगा बताओ, ml में, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जब भी वॉल्यूम ml में दिया हो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और कुछ खास बातें यहाँ पर याद क्या करनी है कि देखो, अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, फैलेगा ना, हीट गन चीज़ें फैलती है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी हमारा जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो कहीं पर भी वॉल्यूम वाली चीज़ें आए तो टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो ये जो मोलैरिटी है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सिंपल है, मोल्स निकालो, वॉल्यूम से डिवाइड करो। यहाँ पर एक कोड वर्ड याद रखना है, कोड वर्ड क्या है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए 3 कैपिटल M या 2 कैपिटल M, कुछ भी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है, इन 1 लीटर। इसका क्या मतलब होगा बताओ, 2 मोल्स, ये कोड वर्ड है कुछ, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। तो कोड वर्ड्स और ये सारी बातें याद रखनी है, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं और खेल खत्म करते हैं, इसका गेम ओवर कर देंगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालना है भाई,
मोलैरिटी क्या होता है, मोलस ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखना होता है, वॉल्यूम अगर ml में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ml में ही दिया हुआ है, साफ दिख रहा है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो बोला है 4 ग्राम है NaOH, है ना, तो लिखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स, NaOH का 4 ग्राम, तो हम कहेंगे भैया NaOH है 4 ग्राम, तो इसका मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी B मान लेंगे, B मानने को बोला है ना सॉल्यूट को, तो ऊपर लिख देंगे 4, मोल्स निकालते हैं 4 बाई काउंट करके, तो सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, ये एग्जाम में दिया होता है, सब एग्जाम में दिया होता है कि सोडियम कितना है ऑक्सीजन कितना है, फिर बता रहा हूँ, सोडियम का होता है 23.5, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट 40 के आसपास आता है ये, ठीक है। वैसे एग्जाम में इसकी वैल्यू दी होगी, टेंशन मत लो, तो आ जाएगा 0.1, तो ऊपर हो गया 0.1, नीचे हो गया वॉल्यूम 250 ml इनटू में 1000 ml, 250 है ना इसलिए 1000, 4 से कट जाएगा 0.4 आ जाएगा मोलैरिटी कैपिटल M, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऊपर मोल्स है और नीचे क्या है लीटर, मोल्स पर लीटर, तो 0.4 मोल पर लीटर को हम बोले जाएंगे L-1, मोल्स पर लीटर की पहचान याद रखना, मोल्स पर लीटर पहचान होती है मोलैरिटी की, मोल्स पर लीटर पहचान होती है मोलैरिटी की, इसे नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है फटाफट। किसी क्वेश्चन में कई बार वॉल्यूम भी दिया हुआ नहीं होता है, तो देखिए छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम हम डेंसिटी से निकालते, देखो जैसे हमारा डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी होता है ना, वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो कई बार हमें ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम जो हो डेंसिटी से निकालना पड़ जाए, जैसे कि यहां से अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालते हैं तो आएगा मास अपॉन में डेंसिटी, ठीक है, तो यहां से जिसका भी वॉल्यूम हमें निकालना है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कई बार अगर वॉल्यूम ना दिया हो तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर क्या होता है पता है, मोलैरिटी, वो कह रहा है आपसे मोलैरिटी निकालो, देख रहे हो कितना गेम खेल रहा है, कोड वर्ड्स, मोलैरिटी निकालो जिसकी डेंसिटी इतनी होने वाली है, तो उसने हमें डेंसिटी सोच लो किस लिए दिया होगा, डेंसिटी होने वाली है 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है, एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, जिसको नहीं पता बता दो, नाइट्रिक एसिड जो होता है हमारा नाइट्रिक एसिड वो HNO3 होता है, याद कर लेना। अब नाइट्रिक एसिड है 69%, मतलब 69 ग्राम, टोटल कितना होगा, टोटल होगा 100%, बता देना परसेंट में दोस्तों, अगर नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड इज 69 ग्राम परसेंट, टोटल होगा 100, समझे। तो ये कहानी हमने लिखा कि भाई परसेंट में टोटल 100 ही होता है, तो ये 69 ग्राम होगा नाइट्रिक और टोटल होगा 100, और निकालना है मोलैरिटी, तो हमने कहा यार मोलैरिटी निकालना है, पहले हमने इन्फॉर्मेशन लिखा, मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, अब देखो हमें पता है कि यहाँ पर ml लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो हमें भी ml वाला ही यूज करना चाहिए कि वॉल्यूम ml वाला है तो यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमें ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए मोल्स भी चाहिए वॉल्यूम भी चाहिए, तो मोल्स तो हम यहाँ से निकाल लेंगे नाइट्रिक का, कैसे निकाल लेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई मोल्स अगर निकालना है तो बहुत ईजी है, 69 ऊपर लिख दो, 69 ऊपर लिख दो और इसको काउंट कर लो, H मोल्स से निकालते हैं मास अपॉन में काउंट करके, NO3 63 आता है, ये कितना आता है, H का 1 14 48, ठीक है 63 आएगा। तो हमने कहा यार मोल्स तो निकल गया, मोल्स से कितना निकल गया 69/63 काउंट करके, मास अपन में काउंटिंग मास। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए उसने क्या दिया, तो हमने कहा था वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, अब पूरे सॉल्यूशन की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो उसने डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बताया था ना पीछे फॉर्मूला। तो यहां से वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कितना मास है बताओ, मास पूरे का 100 ही मानेंगे भाई, जब आप पूरे का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो मास भी तो पूरे का लोगे, तो मास तो पूरे का 100 है और डेंसिटी कितना है 1.41, तो ये वॉल्यूम आ गया आपका ml में ही आएगा वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी ml में है ना, तो वॉल्यूम ml वाला ही आएगा। तो मोल्स कितना आया आपका, मोल्स आया 69/63, मोल्स पुट कर दिया, बगल में ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 100/1.41 और ऊपर कितना है 1000। जिसको पुट करना नहीं आता समझा दे रहा हूँ, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने ऐसे लिखा है सेम, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, भले ऊपर नीचे लिखना पड़ गया, वॉल्यूम की जगह फिक्स रहेगी, इसके नीचे ही वॉल्यूम रहेगा, तो इसके नीचे ही वॉल्यूम रखा है,
कई लोग क्या करते हैं और नीचे ले जाते हैं, गलत तरीका। आप इस लाइन को पकड़ो, इस लाइन के नीचे वॉल्यूम है तो लाइन के नीचे ही वॉल्यूम है 100/14। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा मोलैरिटी। तो जब वॉल्यूम ना गिवन हो तो हम डेंसिटी की हेल्प से वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लो फटाफट। पिछली बार हम पढ़े थे डेंसिटी मोलैरिटी तक पहुंच, आज पढ़ना था मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हम लोग, हाँ। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मोलैरिटी, ये तो पढ़ चुके हैं। मोलालिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी, मोलैलिटी, हाँ। और वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बता दिया था, हाँ। रिवीजन क्या करो। अब देखिए मोलैलिटी की बात करते हैं, क्या होता है ये। कुछ नहीं, आपको जैसे मान लो एक सॉल्यूशन बना रहे हो, कोई भी एक सॉल्यूशन है, तो मान लीजिए आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट समझते हो, जिसके अंदर हम डालते हैं सॉल्वेंट, मान लो कि 10 किलो है और आपने 3 मोल लिए, तो कुछ नहीं करना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखो और मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दो, जो भी सॉल्वेंट है उससे डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3 मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट है 10 kg। सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में होना चाहिए, बस यही है मोलैरिटी। और सिंबल होता है इसका स्मॉल m। तो मोलैरिटी का सिंबल होता है स्मॉल m और मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर आपका मास इफ ऐसा हो, हमें मोलैलिटी लिखना है, मोलैलिटी। हमने लिखा भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लिख दिया, हमने लिख दिया मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे लिख दिया, लेकिन सॉल्वेंट हमारा ग्राम में है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमारा, क्या बोला मैंने, मास ग्राम में होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और किलोग्राम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने इफ 4 ग्राम NaOH लिया है और 500 ग्राम पानी लिया है, मोलैलिटी क्या होगा? बड़ा आसान है। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स निकाल लो NaOH का। कैसे निकालोगे? पहले मोल्स निकालो, मोल्स होता है, देखो मोलैलिटी के लिए पहले आपको चाहिए मोल्स और नीचे चाहिए मास kg में, किसका? सॉल्वेंट का। और kg में ना हो, जैसे यहाँ पर देखो मास रखा है ग्राम में, 500 ग्राम, तो नीचे 500 लिखो, ऊपर 1000। अब हम फंस गए मोल्स, तो मोल्स निकालते कैसे? जो भी मास दिया हो उसको मोलर मास से डिवाइड करके, काउंटिंग मास से डिवाइड करके, MC से। MC मतलब काउंट करना, काउंट करो। तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और 1 तो आएगा 40। कितना आएगा? 40। तो हमने कहा कि हमारा मोल्स आएगा 4/40, जो कि कितना हो जाएगा बताओ? 0.1। तो यहाँ पर आपको मोल्स की जगह पर पुट करना है 0.1, कट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 0.2। और यूनिट क्या होगी? यूनिट ऊपर मोल्स और नीचे क्या है? kg, क्योंकि मोल्स अपन मास है ना, यूनिट होगी मोल्स पर kg। तो ये ऐसे मोलैलिटी आप निकाल सकते हो इजीली। फिर आप आगे बढ़ते फटाफट। तो जब हमारा मोलैलिटी हो गया ना, तो अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ppm। ppm। अब आप सोचेंगे सर ये ppm क्या होता है? तो ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब इसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है समझो। इसमें बड़ा आसान है, कुछ नहीं करते। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं और सॉल्यूशन हमने लिया है, मान लो 2 ग्राम NaOH ले लिया हमने, और पूरा सॉल्यूशन 2 ग्राम NaOH लिया, और पानी यहाँ पर मान लो 180 ग्राम पानी है। तो मुझे निकालना है, किसी ने बोला मुझे भाई, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मुझे बोला उसने कि भाई तुम ppm निकालो, किसका? NaOH का ppm निकालो। भाई तुम मुझे NaOH का ppm निकाल के दो। तो NaOH है 2, तो 2 ऊपर लिखना है, टोटल नीचे 2 + 180, और इसको मल्टीप्लाई करना है मिलियन से, इंटू R6 से। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। यानी कभी भी हमें ppm निकालना होता है, कुछ नहीं करना होता, मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर लिखते हैं, जिसका भी निकालना हो, जिस भी बंदे का निकालना हो, मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर लिखते हैं, टोटल मास नीचे लिखते हैं, टोटल मास। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखो, ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखो, और इनटू में कर दो 10⁶। तो ये आपकी जेब में ppm का फॉर्मूला आ गया। अब कुछ कोड वर्ड सीखते हैं। पहले तो इसका कोड वर्ड पता होना चाहिए आपको। जैसे मैंने पहले कहा था 3 कैपिटल M कहा था, वैसे 3 स्मॉल m कभी लिखा आ जाए, ऐसे 3 स्मॉल m लिखा आ जाए। इसका मतलब क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg। 1 लीटर कब? 1 लीटर तब आएगा जब मोलैरिटी होगा। मोलैरिटी में नीचे क्या होता है? kg होता है, मोल्स पर kg, है ना। तो 3 कैपिटल स्मॉल m का मतलब ये है। 2 स्मॉल m का मतलब पता लग गया, 2 मोल्स। वैसे ही यहाँ भी ppm का भी कोई शॉर्टकट होता है, पता है क्या होता है? ppm का शॉर्टकट बड़ा आसान होता है। ppm का होता है ऐसे, जैसे मान लो कहीं लिखता है 15 ppm,
CHCl3 लिख दिया मैंने, मान लो। क्या मतलब है इसका कि 15 ग्राम CHCl3 इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारा पूरा सॉल्यूशन इतना है, इतना, तो उसमें 15 ग्राम कौन है? CHCl3। तो ये है 15 ppm का मतलब कि 15 ग्राम टोटल 10 की पावर 6 ग्राम में। तो ये ppm खत्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट धूम मचा देंगे, धूम मचा देंगे। तो हेलो दोस्तों, प्लीज इस चैप्टर की जो मैं आपको न्यूमेरिकल की वीडियो टैग कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लोगे तो चैप्टर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि भाई मजा आ गया। तो आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। आप ये समझ सकते हैं कि भाई मैं 2-2 3-3 घंटे ही सो पा रहा हूँ। यकीन मानो कि आपको प्लीज़ सपोर्ट। इस चैप्टर की न्यूमेरिकल की वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके न्यूमेरिकल की वीडियो देख लेना, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। आप लोगों के आशीर्वाद से ही मुझे आगे बढ़ना है। आप लोग अपना हाथ मेरे सर पे रख दो, प्लीज़ रख दो यार। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करो कि क्या चाहिए आगे, क्या चाहिए कमेंट करो, मैं पक्का दूंगा आप लोगों को, प्लीज़, है ना। जो भी चाहिए, जो मांग लो दे दूंगा यार, जो वीडियो मांग लो दे दूंगा। एंड प्लीज़ दोस्तों, अपना हाथ मेरे सर पे रख दो, सपोर्ट प्लीज़।